नमस्कार, इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी जुड़े हैं। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार ने लोकसभा में मानसून सत्र में जो 3 विधेयक पारित किए हैं और जिनके कारण इनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दिया है। पूरे पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इन विषयों पर पूरा प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम, और आप से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि जो 3 विधेयक इन्होंने पारित किए हैं उनका किसानों पर सीधा क्या असर होगा। राकेश जी, 3 विधेयक हैं। एक तो संविदा खेती की अनुमति और उसको प्रोत्साहित करने के संबंध में है कि एक निश्चित दाम परस्पर विचार विमर्श के माध्यम से खरीद करने वाली कंपनी या निर्यातक या व्यापारी और किसान उत्पादक के मध्य में जो भी सौदा हो उसके ऊपर किसी उत्पाद को पैदा करने का एक कार्यक्रम बने और उस कंपनी उस निश्चित दाम के ऊपर वह चीज़ खरीदे। और उसका जो उद्देश्य है लगता है बल्कि वह यह है कि किसान पैदा करता है, उसे बार बार उपदेश दिया जाता है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाओ, ज़्यादा पैदा करो। जब वो ज़्यादा पैदा कर देता है, मंडी में पहुंचता है तो उसके भाव इतने गिर जाते हैं कि उसको हानि होती है। आपने देखा हर साल कभी टमाटर, कभी लहसुन, कभी प्याज, कभी दूसरी सब्जियां, उनकी इस प्रकार से दुर्गति होती है। तो उनको एक निश्चित दाम तय करके खेती करने की बात और उसको प्रोत्साहित करने की, जिससे किसान की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, उसे जुए के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो पहला तो संविदा खेती का ये एक प्रथम उद्देश्य है। उसके और भी उद्देश्य हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। दूसरा विधेयक है कि जो कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जो एक्ट बना था, ये 50 के दशक में 53 से 55-56 तक सभी प्रदेशों ने बनाए थे। और सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व यूनियनिस्ट गवर्नमेंट जो होती थी, जॉइंट पंजाब की, जब विभाजन नहीं हुआ था भारत का, उस समय सर छोटूराम के नेतृत्व में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट ने भारत में सबसे पहले इस प्रकार का विधान पारित करके और व्यवस्थित मंडी सरकार की देखरेख में बनाई थी, जिसमें खुली बोली लगेगी और किसान के शोषण की कमी होगी। तो उस मंडी समिति को जब बनाया गया था तो उसका उद्देश्य यह था कि जो व्यापारी किसान का शोषण करते थे उससे सस्ता खरीद के फिर कई गुना बेचते थे, क्योंकि उस समय अन्न का अभाव भी था। खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपने देखा, जब बर्मा से चावल आयात नहीं हो पाया तो लाखों करोड़ों लोग मर गए थे। तो उसी बात को आगे ले गए थे। तीसरा जो है वो आवश्यक जिन्स कानून, जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए था, उसका खेती से संबंध नहीं था कि अनावश्यक जमाखोरी करके कृत्रिम अभाव का निर्माण करके और उपभोक्ता से दाम गैर वाजिब अनुचित दाम वसूले जाते थे, उपभोक्ता का उसमें शोषण होता था। तो ये 3 विधेयक हैं। देखने में तीनों बड़े प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव कदम लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं स्वयं इनका हामी रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको कि ये तीनों प्रस्ताव ठोस संस्तुति के रूप में 1990 की 26 जुलाई को एक रिपोर्ट भारत सरकार को, जब वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री थे, भानु प्रताप कमेटी की अध्यक्षता में बनी उच्चाधिकार समिति ने इनकी ठोस सिफारिश की थी, तीनों की। उस समय उसे सरकार ने, कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया था, पर आप जानते हैं कि परस्पर विवाद के कारण वो सरकार जल्दी चली गई। तब से उनकी क्रियान्विति प्रतीक्षित थी। तो उस दृष्टि से ये कोई नया, एक सेकेंड सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं ये कानून काफी पहले से चर्चा में थे, इनकी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो आज किसानों का जो प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, उसके क्या कारण, क्या संदेह है उनके मन में, क्या आशंका है। एमएसपी को लेकर एक बड़ी बात, उनका मुख्य मुद्दा ये है कि इससे एमएसपी खत्म होने की रास्ता खुल जाएगा, एमएसपी खत्म होने का। तो इसमें कितनी सच्चाई है।
ये राकेश सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आज का जो मुद्दा है ज्वलंत वो यही है कि किसानों को क्या आशंका है, वो क्यों आंदोलित हो रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट अपने आप को कहते हैं, और वो चाहते हैं कि सारी चीज बाजार के जिम्मे छोड़ दी जाए। किसान की दुर्गति ये थी कि बाजार में कमोडिटी का जो भाव होता है उसमें किसान की जो अपनी आर्थिक इकाई है वो इतनी छोटी है कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। जो भी बाजार में उसको दाम मिलेगा वही लेना पड़ता। और ये भारत के विषय में ही सत्य नहीं है, बल्कि पूरे विश्व भर में किसानों की यही अवस्था रहती है। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का आविष्कार किया गया था, जो 1966 में भारत में लागू हुई। और हमसे पहले जब महान आर्थिक मंदी आई थी विश्वव्यापी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जो 1930s में आई थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाई थी किसान के पक्ष में। तो कोई नया विचार नहीं था। किसान की दशा को देखते हुए सारे देश इसको करते हैं। तो अब किसानों को जो आशंका है वो ये है कि कहीं किसान को छूट देने के नाम पर, कि आप कहते थे हमें अपनी चीज का भाव तय करने का अधिकार नहीं है, तो अब हमने आपको अधिकार दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर सरकार खुलकर ये घोषणा कर दे कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो जी किसानों के संदेह का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जी, मैं कह रहा हूं तो 3 घोषणाएं स्पष्ट रूप से करनी पड़ेगी और पूरी तरह से आश्वस्त करना पड़ेगा किसान को। एक घोषणा तो जो आपने राकेश जी कही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पूर्ववत जारी रहेगी, जी क्योंकि किसान की समस्या ये है कि वो उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। उसकी अपनी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो इनका भंडारण करे और समय आने पर बेचे। जी पिछले वर्ष में जिन किसानों ने रोक लिया था गेहूं का, 1400-1500 रुपया क्विंटल भी बिकने की अवस्था नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। तो एक तो सरकार को निश्चित रूप से ये आश्वासन देना पड़ेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म नहीं की जा रही है। दूसरा आश्वासन देना पड़ेगा कि मंडी समिति की व्यवस्था को विकल्प के रूप में यथावत रखा जाएगा। किसान को केवल यह छूट होगी कि वह चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, और कोई उसका माल मंडी का आड़तिया खरीदे या बाहर का व्यापारी खरीदे, या कोई भी ऐसा जिसको अब भंडारण और व्यापार के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मंडी समिति को समाप्त नहीं करना है। तीसरा जी आश्वासन उनको ये देना पड़ेगा कि संविदा खेती से उपजने वाले जो विवाद होंगे उनके सुलझाने की जो व्यवस्था की है, उन्होंने एसडीएम को उसके लिए अधिकृत किया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जो एसडीओ भी कहलाता है रेवेन्यू का, उसको अधिकृत किया है। और उसमें समय सीमा भी दी है कि 30 दिन के अंदर उसको विवाद का निस्तारण करना होगा। परंतु ऐसी समय सीमा बहुत कानूनों में दी है, जैसे आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार में। अगर अधिकारी को इतने दिन में देना पड़ेगी, और अगर वो सूचना नहीं दी जाती तो उस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो सरकार को यह प्रावधान करना पड़ेगा उस नियम में कि अगर एसडीएम ने 30 दिन में उसका निस्तारण नहीं किया तो 31वें दिन, जब तक के कोई कारण नहीं हो या ऊपर से वो उचित अनुमति नहीं ले ले एक सीमा के लिए, तो उसी दिन उसको निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक उसमें दंड का प्रावधान नहीं होगा। तो ये तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि किसान इतनी छोटी इकाई है, वो बड़े पूंजीपति से मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं रहता। और जी यही बात अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में भी उनको करनी पड़ेगी कि अगर अपील जाती है तो उसका इतने दिन में निस्तारण होगा, नहीं करेंगे तो ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी होगी। तो ये 3 चीजें डॉक्टर बहुत साहब, आवश्यक मैं है। यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि जी जी किसानों को क्या इंतजार नहीं करना चाहिए और इस कानून के क्या परिणाम हैं इसको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि कृषि बीमा जब कानून लाया और उसको कृषि ऋण के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया तो उस पर भी बहुत हो हल्ला मचा। लेकिन 1 साल के बाद जब देखा कि उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं है तो कृषि बीमा को और कृषि ऋण की अनिवार्यता के साथ खत्म कर दिया। पहले लाए थे नियम कि अगर आप कृषि ऋण लेते हैं तो उसके साथ अनिवार्य रूप से कृषि बीमा की रकम कट जाएगी, लेकिन मैं 1 साल समझ बाद। गया। जी, मैं जी राकेश जी आपकी बात समझ गया। ऐसा है कि सरकारों का जो पूरा ऐतिहासिक व्यवहार रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई भी सत्ता में दल रहा हो,
तो किसान आश्वस्त नहीं रहता। वह ये समझता है कि अधिक उत्पादन करने के लिए हमारा प्रयोग तो किया जाता है, पर जब हमारा शोषण होता है, हमारा नुकसान होता है, तो कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता। और अगर आप बीमा की बात कह रहे हैं उसके अनुभव के ऊपर आधारित, तो आप ये बताइए कि इतना बड़ा किसान समुदाय जो इतना शिक्षित नहीं है, जो जिसको कानून और अर्थव्यवस्था का पता नहीं है, उसको आप इंतजार करने का उपदेश दे रहे हैं, तो सरकार की यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो प्रथम दिन से इस प्रकार का प्रावधान कर दे कि किसान की शंका नहीं रहे? कौन रोकता है उसको करने में? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर जी आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आपका ये कहना है कि सरकार एकदम से फूल प्रूफ नियम और कानून बनाए। जी हाँ, उसका और कर्तव्य है, ये कोई एहसान नहीं करती, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको चुना इसलिए गया है, वो प्रयोग नहीं कर सकती। वो किसानों के ऊपर, इतने बड़े वर्ग के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकती, जोखिम नहीं करना उठाना नहीं ठीक। चाहिए, ये आपराधिक वृत्ति है इस तरह से किसानों को आधी अधूरी बात कहकर फिर उनके ऊपर। वो कोई गिनी पिग्स है क्या कि आपके अर्थशास्त्र की दवाओं का प्रयोगशाला बने हो? और इतने दिन के यानी अनुभव के बाद 70 वर्ष के आज तक भी अगर सरकारों को ये अकल नहीं आई है, तो उन्हें सरकार चलाने का हक नहीं होना चाहिए। ये कोई जी। तर्क नहीं है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से एक चीज तो साफ हो गई कि सरकार को कम से कम 2-3 चीजों पे खुल के आश्वासन देना चाहिए और इन कानूनों में जो भी आवश्यक सुधार हैं, किसानों की शंकाओं, उनके संदेहों को दूर करने के लिए इनमें जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, एक और चीज और मैं कहना चाहता हूँ। एक जी। चीज, दो दो सुझाव और हैं मेरे, जो मैं बहुत पहले समय से कहता रहा हूँ कि एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक बनाया जाना चाहिए। जी। वो सरकार के ऊपर वैधानिक जिम्मेदारी हो और कृषक का वैधानिक अधिकार हो न्यूनतम समर्थन मूल्य वसूल करने का। अगर बाजार में कोई उस मूल्य पर नहीं खरीदता, तो पूरा का पूरा उत्पाद सरकार खरीदने की जिम्मेदारी ले। ऐसा विदेशों में होता है, जापान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, और देशों में भी होता है। दूसरा उसके साथ जुड़ा प्रश्न ये है, वो भी बहुत दिनों से लंबित है, कि जो CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, वो कृषि मंत्रालय का एक छोटा सा विभाग है। नाम तो उसको दे दिया आयोग का, परंतु वह आयोग नहीं है। संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर का एक अधिकारी उसका इंचार्ज होता है, और वो खेती की लागत का आकलन करके मूल्य को इसकी सिफारिश करता है। सरकार उसे माने या नहीं माने, ये सरकार की मर्जी के ऊपर रहता है। तो मेरा ये कहना है, पहले से मैं ये दावा करता हूँ कि कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देके एक स्वाधिकार प्राप्त आयोग का दर्जा दिया जाए, और उसकी सिफारिश सरकार के ऊपर कानूनी रूप से बाध्य हो, और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हो। ये कर यहाँ दीजिए पे सारा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात एक सवाल रखना चाहूंगा। जी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जी MSP तय करने के जो 3 तरीके हैं, A2 प्लस FL और C2 में से C2 कास्ट का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देने की बात कही थी। जी कोई भी सरकार अभी तक इस पे तैयार नहीं हुई है। तो जो MSP अभी भी तय है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश में हरित क्रांति लाई, जब उनकी सिफारिश को आज तक सरकारों ने नहीं माना, तो क्या गारंटी है कि कोई भी अगर संवैधानिक दर्जा दे देंगे, उसकी सिफारिश बाध्यकारी कर देंगे, तो फिर उसमें नियुक्तियां इस तरह से होंगी और इस तरह से उनको निर्देश जाएंगे कि वो जानबूझ के दाम कम रखेंगे। असली समस्या तो ये है कि सरकार C2 कास्ट को संवैधानिक रूप से उसको मान्यता दे, उसको स्वीकार करे। अभी तो A2 प्लस FL से आगे तो ये गए नहीं। तो इस पे तो आप क्या जो कहें? जो जो सवाल आपने उठाया था कि किसानों को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी, कि उसका उत्तर तो स्वयं ही दे रहे हैं आप। तो ये जी। तो बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण है, और आपके सामने सबूत है इस बात का कि 1914 के इलेक्शन में मोदी जी सहित पूरी पार्टी ने इतना ढोल पीटा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को शब्दशः लागू करेंगे। और उसके ऊपर फिर उन्होंने पहले तो 4.5 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की। 4.5 साल बाद जब की, तो A2 प्लस FL के स्तर पर उसको लेकर उसकी जो परिभाषा थी वही बदल दी। तो सरकारों का ये जो अनिश्चित और अविश्वसनीय विश्वास है, इसी कारण तो मैं कह रहा हूँ कि किसान क्यों इंतजार करें। उनको दिखता है कि हर बार हमारे सामने झूठ बोला जाता है, उस वादे को पूरा नहीं किया जाता। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तो सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा ढोल पीटा गया कि हम 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे।
2013 से अब तक के आप आंकड़े देख लीजिए, 30 से 40% आय कम हुई है किसान की, केवल उसके लागत के मूल्य बढ़ने के कारण। डीजल 30 रुपए से कहां पहुंच गया, 70-72, एक बार तो 80 रुपए तक हो गया था। खाद के दाम बढ़े, कीटनाशकों के दाम बढ़े, मजदूरी के दाम बढ़े, ट्रैक्टर के दाम बढ़े, उसकी मरम्मत के दाम बढ़े हैं। तो ये सारी जो लागत बढ़ी है और दाम जो है वो लगातार, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े हैं पर जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े। तो ये डॉक्टर जो साहब, यहाँ पे मैं सरकार एक और बात रखना चाहूंगा, जो एक और जी परिपेक्ष है। जी एमएसपी से, मूल्य समर्थन से आगे बढ़ के किसानों की आय समर्थन की दिशा में क्यों न बढ़ा जाए। और इस पे आप जैसा कह रहे हैं, विदेशों में काफी किसानों को आय समर्थन का कार्यक्रम चलता है। यहाँ पे मोदी सरकार ने भी साल में 6,000 रुपए प्रति किसान को एक आय समर्थन देने की कोशिश की है। तेलंगाना में आपके उन्होंने प्रति एकड़ 8,000 रुपए सालाना देने का घोषणा की है। किसान बंधु योजना वो चल रही है। तो अगर मूल्य समर्थन की बजाय किसानों की आय समर्थन की दिशा में बढ़ा जाए, और जो एमएसपी केवल 24 या 23 फसलों की बजाय हर फसल की एमएसपी तय की जाए, तो क्या ये किसानों के लिए अच्छा नहीं रहेगा? इस दिशा में देखिए क्यों नहीं इस पर देखिए, ध्यान हाँ, दें? मैं आपकी बात को, पूरे विश्व में खेती को समर्थन दिए बगैर कोई खेती नहीं चलती, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना न्यूजीलैंड की, ना अमेरिका की, ना जापान की, ना यूरोपीय आर्थिक समुदाय की। और 3 मॉडल विश्व के स्तर पर हैं जो प्रूवन मॉडल्स हैं, जो सिद्ध प्रयोग हैं। उसमें एक तो अमेरिका का मॉडल है जिसमें वो आज भी उनको अभी ताजा तरीन $210 बिलियन की नई सब्सिडी घोषित की है। कुल मिला के $800 बिलियन से ज्यादा, कितनी बड़ी राशि है देखिए। जी। $800 बिलियन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 1/4 के करीब है, उतना तो उनको सब्सिडी दी जाती है। यूरोप में प्रति एकड़ उनको दी जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्विट्जरलैंड में 2017 में मैंने जाकर उनके कार्यालय में देखा, 2,993 यूरो प्रति हेक्टेयर स्विट्जरलैंड के किसान को औसतन सब्सिडी मिलती है, बंधी हुई। जिसका मतलब हुआ भारतीय रुपए में 2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, यानी 1 लाख रुपया प्रति एकड़। यहाँ 6,000 रुपया प्रति किसान दे रहे हैं, तो उसे देख कर तो ऊँट के मुंह में जी रहा है। तीसरा इसको जो बढ़ाने मॉडल की जरूरत है, बढ़ाने की है, जरूरत है इसे। तीसरा मॉडल जापान का है, जो अपने चावल को 70 से 78% सब्सिडी देता है और दूसरी चीजों में भी देता है। तो मेरा ये कहना है कि तीनों में से भारत की अर्थव्यवस्था के अनुरूप, हमारी वित्तीय व्यवस्था में जितनी गुंजाइश हो, तीनों में से जिस भी मॉडल को आप स्वीकार करो, परंतु पूरे विश्व का ये बात प्रमाणित है कि बिना सरकार के समर्थन के किसान की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो कौन सी आपको पद्धति अंगीकार करनी है वो आपकी छांट है, पर तीनों में से किसी को छांट लीजिए। और अगर वो प्रति एकड़ किसान को देते हैं 6,000 रुपया, तो कुछ भी नहीं है, 6,000 रुपये में क्या होने वाला है। जी, तो मैं इसको ये नहीं बढ़ाने की कहता कि जरूरत है। आप 1 लाख दें यूरोप की तरह से, पर कम से कम भारत के किसान को देखते हुए 10,000 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, छोटे को कुछ ज्यादा दे दें, बड़े बीच वाले को कुछ कम दे दें, बड़े वाले को कुछ कम दे दें। और बड़ा तो भारत में है नहीं, 98.6% जोत भारत की ऐसी है जो 10 हेक्टेयर से कम है। तो इसलिए उनको तो समर्थन देना जरूरी है। और कोरोना काल में एक बात और राकेश जी, जो मैं आपको पहली बार जी कह चुका जी। था चर्चा में, कोरोना काल में यह भी सिद्ध हो चुका है कि अर्थव्यवस्था के सारे घटकों के बगैर काम चल सकता है कई वर्षों तक। हवाई जहाज के बिना, होटल के बिना, रेस्टोरेंट के बिना, टूरिज्म के बिना, अटैचियों के बिना, कारों के बिना, एयर कंडीशन के बिना, फ्रिज के बिना, पर भोजन के बगैर काम नहीं चल सकता। और कृषि ने यह भी दिखा दिया कि सब घटकों में अगर कोई आज भी जीवित है और प्रगति कर रहा है, तो वो किसान और कृषि घटक है। इसलिए उसको प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। सरकार को जितनी आशंकाएं, इनको स्पष्ट रूप से निर्मूल करने का वैधानिक आश्वासन देना होगा, नहीं तो किसान का बेचैन होना स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपने हमारे सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की, प्रकाश डाला, बहुत हद तक शंकाओं को खत्म किया। आपके अनुभव का हमें लाभ आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सामयिक सवालों पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे।
ऐसी ही चर्चाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया नैरेटिव के साथ। नमस्कार। Yes.